स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भूपेंद्र चौधरी यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। पहली बार भाजपा ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सौंपी जाट को कमान। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं चौधरी। यूपी को 42 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसों को दिखाई हरी झंडी तो अमृत कौशल विकास योजना के प्रशिक्षणार्थियों को बांटे सर्टिफिकेट्स। संभल में गैंगरेप पीड़िता ने की आत्महत्या। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उठाया कदम। पुलिस के आला अधिकारियों से लगाई थी न्याय की गुहार। औरैया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी। पति पत्नी और पुत्र की गोली लगने से मौत। कमरे में संदिग्ध हालात में मिले शव। लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद। हत्या है आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच। रायबरेली में युवक को प्रेमिका से मिलना पड़ा भारी। प्रेमिका से मिलने गए युवक को परिजनों ने बनाया बंधक। युवक पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। युवक की हालत नाजुक। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान करते हुए यूपी भाजपा के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। वर्तमान सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को यह पद दिया गया है। इसी के साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है जब एक जाट नेता को कमान दी गई है। भाजपा के अनुशासन के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम घोषित होने के बाद चौधरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। बता दें कि 54 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी 2016 में पहली बार विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। वहीं 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें पंचायती राज विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था और साथ ही साथ 2019 में मंत्रिमंडल फेरबदल में चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। चौधरी हाल ही में दोबारा विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। माना यह भी जा रहा है कि चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र चौधरी 3 बार भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल ही गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं, सीएम योगी के खासम खास हैं और आरएसएस के काफी समय से निकट भी रहे हैं और आरएसएस के संघकर्ता भी रहे हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, ये नया नाम होगा अब। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाम नया नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में लगातार 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तब से भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से किसान आंदोलन ने शुरुआत की और उसके बाद से लगातार किसानों का जिस तरीके से नया नया संगठन तैयार हुआ, लेकिन राकेश टिकैत के रूप में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों ने हुंकार भरी थी, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोकथाम करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को समझ में आती है। और ऐसे में अगर बात करें धर्मपाल सिंह सैनी, जिनको नवनियुक्त अभी संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वो जगह मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बरेली, ये वो जगह है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधती है। और इन जगहों पर पकड़ किसकी है? भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी, ये वो 2 नाम हैं जो कि संगठन को भी संभालेंगे और प्रदेश में सरकार को भी चलाने में मदद करेंगे। 2024 का चुनाव निकट है। आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखता था जो 2 बड़े पद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिए गए? तो समझने वाली बात यह है कि पहले पूर्वांचल का रुख करते
करते हैं। पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ बन चुका है। कैसे समझिए, वाराणसी से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पूर्वांचल है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, वो भी पूर्वांचल है। अवध क्षेत्र की बात करें या प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज पूर्वांचल से है, वहां से एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें ब्रिजेश पाठक अवध क्षेत्र से आते हैं। ये हो गया भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल का चेहरा। स्वतंत्र देव सिंह पूर्वांचल से आते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं पकड़ कमजोर थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी जयंत चौधरी ने लड़ाई लड़ी और खासी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी, ऐसे में पश्चिम को मजबूत करना बनता था। और इन जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बरेली, इन जगहों को अगर बात की जाए तो इन जगहों को मजबूत करना अब धर्मपाल सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथों में है, क्योंकि 2024 को अगर साधना है तो पश्चिम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी सीएम योगी के भी खास हैं, आरएसएस के भी खास हैं और आरएसएस के साथ काफी समय से स्वयं सेवक के पद पर हैं और उन्हीं के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। पिछली 2 सरकारों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए लोकसभा उपचुनाव की तो 2022 के उपचुनाव के बाद आजम खान के विधायक बनने के बाद से रामपुर लोकसभा सीट जो है वो खाली हुई थी और ऐसे में वहां की जिम्मेदारी जो है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी गई थी और उनसे ये उम्मीद की गई थी कि लोकसभा उपचुनाव में आप रामपुर से बड़ी जीत दिलाएंगे और ऐसा ही हुआ, जिसका तोहफा ये देखा जा सकता है कि तोहफे के तौर पर भी ये पद मिला है। लेकिन अगर साधने की बात की जाए सीट को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो एक बड़ा प्रदेश है और शुरुआती चरण को जो चुनाव शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के, वो पश्चिम की तरफ से ही लगातार 3 चुनावों से होते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर मजबूत होगा तो संगठन और सरकार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि मजबूत होगा। तो ऐसे में धर्मपाल सिंह सैनी, जिनको संगठन महामंत्री के पद पर जिम्मेदारी दी गई थी, तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आलाकमान की, तो कल जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात की थी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने, उसके बाद से ये उम्मीद लगातार जताई जा रही थी कि शायद पश्चिम से ही एक नया चेहरा मिलेगा। और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस नाम पर मंजूरी दी और सहमति जताते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से एक चेहरे की जरूरत है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी जरूर पूरा करते हुए नजर आएंगे। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके के प्लान होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी जिस तरीके से वर्तमान में वरिष्ठ मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं के साथ फिर से पार्टी को एक नए मजबूती, एक नए संबल के साथ आगे हो सकता है दिखाई दे, इसी तरीके से जिस तरीके से लगातार वो काम करते आ रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली तरीके से 42 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बसों का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही राजधानी में ई बसों का बेड़ा बढ़ गया। इनमें से 34 राजधानी के 4 रूटों पर चलेंगी, जिसमें करीब 15,000 यात्रियों को राहत मिल सकेगी। 8 बसें कानपुर में चलेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, वायु, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होना समय की मांग है। इसी के तहत लखनऊ और कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हो रहा है। लिहाजा परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया। इन बसों के संचालन के बाद यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इससे मुक्त परिवहन सेवा ये समय की मांग है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के 2 सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहाँ की जनता जनार्दन को भी
हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नगर विकास को कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में नगरीय सुविधाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। लखनऊ में अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ के अंतर्गत प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 250 युवाओं को सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में युवाओं को ये सर्टिफिकेट प्रदान किए और इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीर है। सरकार युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 26 अगस्त के मेरठ और हापुड़ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जहां मेरठ के कमिश्नरी सभागार में मुख्यमंत्री योगी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ पुलिस लाइन का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी सीएसयू में छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ के दौरे पर भी रहेंगे, जहाँ आयोजित होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ तकरीबन 850 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। में जल निगम ग्रामीण कार्यालय की महिला जेई से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी सुहेल खान ने उसके पति के साथ मित्रता की और एक रात काम के बहाने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी सुहेल पेशे से ठेकेदार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटरा थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया गलत कार्य करने के ऊपर, तो उसमें कटरा थाना में मुकदमा पंजीकृत करके उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जा रहा है। और जो भी ऐसे मामले हैं उनको सीओ सिटी को निर्देशित भी किया गया है प्रायोरिटी पे लेके इसमें न सिर्फ मुकदमा दर्ज करा के जेल भेजना अपितु इसमें सजा कराने हेतु भी जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई गिरफ्तारी हो। इधर गोंडा में शादी के बाद दहेज मांगने की शिकायत के साथ पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कराया। खुडारे थाना क्षेत्र निवासी नसुरात फातिमा का निकाह 11 नवंबर 2020 को बलरामपुर जिले के सादुतल्ला नगर निवासी मोहम्मद जावेद से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाने लगा। पिछले काफी समय से मारपीट को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था और गुरुवार को पति ने 3 तलाक बोलकर नुरुस्त फातिमा को तलाक दे दिया। अब पीड़िता ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में बताया गया है कि जिले में आवारा पशु से आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। गौशालाओं में पशुओं के लिए खाद्य सामग्री नहीं है और आप लोग भी काफी परेशान होते हैं। हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं इसकी जांच अगर कराई जाए कि ऐसा तो नहीं कि प्रदूषित जल। दूसरी मांग हमारी थी जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, अगर जनपद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवासों का लक्ष्य आया है और अगर उसमें पात्र लोगों को दिया गया होता तो आज बहुत से जो झोपड़ी में रह रहे हैं वो झोपड़ी में निवास नहीं करते, बहुत कम संख्या हो जाती। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपात्रों का चयन किया गया है और ये विकास खंड पे बैठे हुए अधिकारी और जो इसके जांच अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से अपात्रों का चयन किया गया। हमारी मांग है कि जनपद में दिए गए आवासों का स्थलीय निरीक्षण करा के और जांच कराया जाए और जो अपात्रों को दिए गए हैं और जो शिकायतें हो रही हैं अपात्रों की डबल और तिबल आवास की, उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि अगले आने वाले वर्ष में सही तरीके से पात्रों का चयन। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एससी की शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में गुरुवार को भीम आर्मी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। एएसपी कार्यालय की घेराबंदी करने पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। फिलहाल पुलिस ने मौके पर उग्र प्रदर्शन कर रहे 16 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के साथ प्रधानाध्यापिका
अध्यापक संजीव शर्मा की ओर से उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद 4 अगस्त को सिविल लाइंस थाने में मामला भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद शिक्षिका ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। देखिए, थाना सिविल लाइन में दिनांक 3 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, SCST का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पीड़िता ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी संदर्भ में SCST एक्ट के एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना COCT महोदय द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। इसी क्रम में भीम आर्मी बरेली मंडल के एक मिस्टर विकास हैं, विकास बाबू, उन्होंने पुलिस पे कहा कि मैं जनपद बदायूं में आऊँगा और आके जो है पुलिस ऑफिस में ताला लगा दूंगा और अराजकता फैला दूंगा। इस तरह के उन्होंने कई ट्वीट्स डाले, जबकि इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि उनका यह कार्य जो है वो अनुचित है और नियम विरुद्ध है। इसके लिए DM महोदय की तरफ से धारा CRPC की 188 के तहत उनको जिले में प्रतिबंधित किया गया था। इसकी नोटिस भी उन्हें तामील करा दी गई थी और फोन द्वारा उनको अवगत भी करा दिया गया। वाराणसी में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी में बढ़ाव का संकेत पूर्व में ही था। अब बारिश और पहाड़ों के अलावा बांध से छोड़े गए पानी का प्रवाह पहुंचने की वजह से गंगा का जलस्तर दोबारा चुनौती की ओर चला है। आपको बता दें, गुरुवार को राजघाट पर केंद्रीय जल आयोग की ओर से लिए गए आंकड़ों के अनुसार अब गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ाव की ओर चला है। इस समय गंगा का जलस्तर 69 मीटर के करीब दोबारा पहुंच चुका है, जबकि बढ़ाव का स्तर आगे जारी रहा तो 24 से 48 घंटों में नदी का जलस्तर दोबारा चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच जाएगा। इस समय हमारा वाटर लेवल जो है 70.24 चल रहा है, जो कि हमारा 12 बजे का जो वाटर लेवल था वो 70.24 है, जो वार्निंग लेवल से केवल 2 सेंटीमीटर रह गया और डेंजर लेवल से लगभग 1 मीटर नीचे है। और इसी रफ्तार से अगर 5 सेंटीमीटर पर घंटे के रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो शाम तक हो सकता है कि पानी जो है, शाम तक नहीं तो या रात में या कल सुबह तक ये डेंजर लेवल को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमारे ऊपर के जो जितने मतलब कार्यालय हैं वहाँ पे भी पानी लगातार बढ़ ही रहा है, तो इससे पानी बढ़ने की संभावना निरंतर जारी। यूपी के संभल में लगातार फैसले के लिए बनाए जा रहे दबाव के चलते गैंगरेप पीड़िता ने मानसिक रूप से तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस के द्वारा फैसले का दबाव बनाने से दुष्कर्म पीड़िता मानसिक तनाव में थी। ऐसे में पीड़िता ने परिजनों के साथ आला पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने पर उसने फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान दे दी। थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के द्वारा आज सुबह सुसाइड की घटना हुई थी, जिसमें उसकी बॉडी को PM के लिए भेजा गया। धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया। इसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए उनके परिजनों के द्वारा FIR कराई गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वीरेश, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के औरैया जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों के गोली लगे शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, जबकि पुलिस को मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक शहर के प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल, पत्नी मीरा और उनके पुत्र शिवम पोरवाल की गोली लगने से मौत हो गई। बता दें कि तीनों के शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में पड़े मिले। बताया जा रहा है कि प्रबंधक के घर पर बुधवार को कृष्ण छठी का कार्यक्रम था, जिसमें परिवार और रिश्तेदार आए थे। सूत्रों के मुताबिक किसी बात को लेकर परिजनों में विवाद हुआ। वहीं पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर छानबीन शुरू की है। CO सिटी सुरेंद्र नाथ ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। परिजनों से पूछताछ के साथ हर पहलू पर जांच भी की जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है।
इटावा के जसवंत नगर में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। जसवंत नगर से कई बार हमें शिकायतें मिली हैं। बताओ है जसवंत नगर में बिजली का संकट, हालत खराब है, तो ये दिक्कतें हैं जनता के सामने। जबकि मुख्यमंत्री का कहना तो है, हमने कई बार मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और मुख्यमंत्री काम भी ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही का पूरा सहयोग नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, आप तो चाहते हो ईमानदारी से काम को, लेकिन नौकरशाही, लेकिन सब बेईमान नहीं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।